हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को, जो कि है मैटर और सराउंडिंग। और इसमें हम लोग बात करेंगे पहली वीडियो के बाद के, जो कि है मैटर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें जैसा कि है वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग देखते हैं वाटर का 3 फॉर्म हम लोग देखते हैं, जैसे सॉलिड के रूप में देखते हैं जैसे कि आइस होता है, और लिक्विड फॉर्म में देखते हैं जैसे कि वाटर होता है, एंड गैसियस फॉर्म में हम लोग देखते हैं जैसे कि वाटर वेपर होता है। तो इससे तो ये पता चल जा रहा है ना कि जो मैटर है उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी चेंज हो सकता है। तो क्या होता होगा मैटर के अंदर जब ये चेंजेस होते होंगे, कोई मैटर अपना शेप अपना सब कुछ चेंज हो रहा होगा, तो क्या होता होगा उसके अंदर, या फिर ये जो पार्टिकल हैं उसके अंदर वो उस पर किस प्रकार के चेंजेस आते होंगे जब मैटर चेंज हो रहा होगा तो, और साथ ही साथ यह किस तरह से स्टेट अपना बदलता है। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर हम लोग आगे प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रैक्टिकल करने के लिए एक्टिविटी टाइप का। तो देखिए इस बीकर लेते हैं हम लोग, बीकर में एक आइस ले लेते हैं, आइस का टुकड़ा ले लेते हैं, और उसके बाद उसको नीचे से बर्नर से उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, फिर साथ में यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा देते हैं हम लोग, जिससे कि टेम्परेचर हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब इसको हीट बढ़ती है तो ये बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और एक समय आता है कि या फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है, और फिर एक समय आता है जब इसके की ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जब, तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इस एक्टिविटी में जो पॉइंट है जो कि हम लोग को देखना है वो क्या है कि देखिए स्टार्ट द हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। लो फ्लेम पे बीकर को गर्म करना शुरू करना है हमें। उसके बाद टेम्परेचर को हमें नोट करना है कि आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि टेम्परेचर जो है वो आइस का जो है पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया है, जो भी टेम्परेचर हम लोग दे रहे थे उससे वाटर में वो कन्वर्ट हो गया है। फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन से अपने कि भाई ये जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट है वो कितने टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ग्लास में एक रॉड डालेंगे हम लोग बीकर में, और हीट देखेंगे हम लोग जब तक वो उबलने ना लगे तब तक, और पिघलने के बाद और जब तक वो बॉइलिंग ना होने लगे उसके बीच के टेम्परेचर को देखेंगे हम लोग। कीप ए केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर रीडिंग मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। तो हम लोग देखेंगे थर्मामीटर पर अगर ध्यान से, तो हम लोग को पता चलेगा कि अधिकतर जो वाटर है वो क्या है, वेपोराइज्ड हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। और साथ ही साथ हम लोग और भी ध्यान रखे रहेंगे, और फिर क्या होगा कि जब तक वो गैस में ना चेंज हो जाए तब तक हम लोग थर्मोमीटर पे ध्यान से निगाह देते रहेंगे। तो जब हम लोग देंगे ध्यान से, उस पर देखते रहेंगे, तो हम लोग को ये पता चलेगा क्या कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। यानी जो सॉलिड है उसमें जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना पार्टिकल्स की, वो जो है इंक्रीज हो रही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए हम सब लोग या कोई भी पार्टिकल जिस भी एनर्जी से मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, उसके मूवमेंट से जो एनर्जी आती है ना उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये समझ रहे थे भाई कि जो टेम्परेचर है, अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टॉप वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो ये भी एक बात आ रही है सामने कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, वो भी ग्रेटर स्पीड से। यानी टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। है ना मजेदार बात? चलिए देखते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए जो स्पीड, जो टेम्परेचर की स्पीड होती है ना, वो जब टेम्परेचर आता है ज़्यादा इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है ज़्यादा। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वाइब्रेटिंग तेज़ी से होने लगता है। तो जब वो वाइब्रेटिंग तेज़ी से होने लगती है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं ना, वो जो जिसके कारण से वो पास थे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टूटने लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो कोई भी पार्टिकल, जो कोई भी चीज़ आप लीजिए, चाहे लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी स्टेट में, उसका जो फॉर्म है ना, उसके फॉर्म को जो बनाए रखता है वो उसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि उसके पार्टिकल्स के बीच में रहता है। तो यही पार्टिकल जो है ना, जो अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, ये हीट जो है इसी को तोड़ने लगती है। तो क्या होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, फिर लिक्विड से क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे टूटता जाएगा वैसे वैसे उसका स्टेट बदलता जाता है।
द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, यानी जो पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रही है तो फिर वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होने के बाद उनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने लगते हैं अपने फिक्स पोजीशन को, जहां वो पहले थे उस स्टेट को बनाए रखने के लिए, वहां से वो फिर हट जाते हैं तो फिर पिघलने लगता है ना, मूविंग करने लगते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक स्टेट आता है ऐसे ही, मतलब आप जैसे गर्म करते रहेंगे सॉलिड को आइस को, तो एक स्टेट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि सॉलिड जो है ना वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वह स्टेज जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, उस मेल्टिंग उसी को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसका? उस चीज का, जैसे वो सॉलिड हो तो सॉलिड का, लिक्विड है तो लिक्विड का, गैस है तो गैस का। चलिए ठीक है, तो फिर से हम लोग इसको समझेंगे कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है द मिनिमम टेम्परेचर, यानी कम से कम वाला उतना टेम्परेचर, तापमान, एट विच, जिस पर ए सॉलिड मेल्ट्स, एक सॉलिड पिघल जाता है, टू बिकम ए लिक्विड, और पिघल के क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे ही क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हर समय हर जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो किसी भी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उतना उसको रहने दीजिए। उसके बाद जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो जब लिक्विड में बदल जाता है, तो जितना टेम्परेचर हीट देके उसको लिक्विड में बदलने के लिए आपने दिया है, उसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। The melting point of a solid is an indication of strength of the force of attraction between its particles। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है, वो बताता है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, यानी जिसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होंगे। कहाँ पे? पार्टिकल्स में। देखिए ऐसे समझिए कि जो किसको सबसे ज्यादा बल लगेगा तोड़ने में, आपको वो फिगर याद होता है जो बहुत सारी लेडीज खड़ी थी एक पे एक हाथ लगा के, किसको ज्यादा, जिसके पार्टिकल ज्यादा पास हैं, जिसके ज्यादा स्ट्रांग तरीके से जुड़े हैं, उसी को पिघलने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इस तरह से ये बात सिद्ध हो गई ना कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है किसी सॉलिड की, जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी उसको तोड़ने में जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि उतना ही उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। यानी कि देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो केल्विन में अगर आप देखेंगे तो 273.15 होता है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 0.50 हम लोग नहीं लेंगे, केवल कितना लेंगे, 273 केल्विन लेते हैं। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 सेंटीग्रेड होता है, आपको तो पता ही है ना। उसको बॉयल, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 0 सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। तो देखिए फ्यूजन, एक चीज नया टॉपिक आया है, फ्यूजन क्या होता है, चलिए इसको फिर से समझते हैं। द प्रोसेस, ठीक है, वह प्रोसेस जिसमें ऑफ मेल्टिंग, पिघलने का वह प्रोसेस, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो वह जो प्रोसेस है उसको मेल्टिंग करने का, उसी को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? यानी कि आप लोग अभी कंडीशन हम लोग एक्टिविटी में देख रहे थे कि ऑब्जर्व करना है थर्मामीटर पे, तो हम लोग उस समय ऑब्जर्वेशन में पाएंगे कि जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है, जब वो पिघल, जैसे कि आप पिघल रहा है अभी, ठीक है, पूरा नहीं पिघला, थोड़ा सा भी बचा है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, तो जैसे ही वो फिर वो भी पिघल जाएगा, तो जस्ट उसी समय से लेके आने वाले कुछ 4, 5, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, वो आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितना बड़ा बर्फ है, तो 2, 4, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक आप थर्मामीटर पे देखेंगे, मेजर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम जो नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं उसको बर्नर से, वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है भाई। अगर टेम्परेचर जा रहा है तो हमें थर्मोमीटर में दिखाई देना चाहिए, तो वो जा कहाँ रहा है, तो चलिए उसको समझते हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melts।
तो वही कह रहा है कि जब वो पिघल गया होता है तो उस समय हमें थर्मोमीटर पे जब हम देखेंगे तो टेम्परेचर जो है नहीं दिखता है, नहीं बढ़ता है, सेम रहता है, स्थिर रहता है। तो दिस हैपेंस इवन हाउ वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम लोग लगातार हीट बीकर को गर्म करने पे लगे हैं, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जा रही है? दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो हीट हमें दिखाई नहीं दे रही होती ना, ये कहाँ जाती है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड का हो गया, जैसे सॉलिड था तो पहले किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा था? सॉलिड का। अब लिक्विड हो गया तो अब किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा? लिक्विड का। तो फिर क्या चेंज हो जाएगा? वेपर में वो चेंज हो जाएगा। तो हर जगह है ना, देखिए सॉलिड के अलग ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, पार्टिकल्स पास पास थे। अब वो जब लिक्विड हो गया है, जैसे वो पिघल गया है, तो अब लिक्विड के अलग हो गए ना पार्टिकल्स, लिक्विड के अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए ना। तो अब जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे तब ना अगला स्टेप प्राप्त होगा, अगला स्टेज में वो कन्वर्ट होगा, तब ना वो वेपर बनेगा। क्लियर है? तो वो जो हीट है ना, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में पार्टिकल्स के चली जाती है, और हमको लगता है कि भाई हीट कहाँ चली गई। ठीक है, क्लियर है? एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोविंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और ये कारण है कि हम लोग को कोई भी टेम्परेचर में राइजेस नहीं देखने को मिलती है, और यह हीट कहाँ चली जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, किसके? पार्टिकल्स के। It is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है latent heat। क्या होता है? latent मीन्स होता है hidden, इसका सिनोनिम सेकंड मीनिंग होता है hidden। hidden मीन्स क्या होता है? छिपा होना। तो जो ये ऊर्जा, जो एनर्जी, जो टेम्परेचर छिप जाती है उसे latent heat कहते हैं। तो कौन सी एनर्जी छिप जाती है भाई? तो ये देखिए, द हिडन गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर, चाहे बीकर में वो हीट हो जाती हो, चाहे वो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए चली जाती हो। कुल मिला के वो जो गायब हुई हीट है ना, जो गायब हुई टेम्परेचर है ना, उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। क्लियर है? द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन। अच्छा, इसका मतलब मैंने बता दिया कि हिडन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो चलिए फिर से इसको समझते हैं। तो देखिए, लैटेंट का मतलब होता है हिडन, तो पता होगा हम लोग को। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की जो मात्रा होगी कि कितना आपको टेम्परेचर देना है, जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चाहिए होता है, या यूं कहें कि उसके किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को ही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझते हैं। यानी हीट की वह एनर्जी जो किसी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट पर चाहिए होती है, उसे क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 270, वही चीज कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या फिर 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग हमको तो पता ही है भाई कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर, उनके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में, यानी लिक्विड में ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स तोड़ने के लिए अभी हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका 0 डिग्री है, उसका कितना होता है? 100 डिग्री होता है ना। तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आपको पता ही ना, पानी कब बॉयल होता है? कब बॉयल होकर वेपर में बदलेगा? जब वो 100 सेल्सियस के ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। When we supply heat energy to water, जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो बहुत तेजी से पार्टिकल्स घूमने लगते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे एनर्जी बढ़ेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो मूविंग करना उस पार्टिकल, वही काइनेटिक एनर्जी होती है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. यानी जो जब हम टेम्परेचर लिक्विड को देना शुरू करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वह इधर उधर वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे ही एक पार्टिकल को पर्याप्त एनर्जी मिल जाएगा जिससे कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए, तो वो उसी समय से फिर वो लिक्विड क्या हो जाएगा? गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये सब तो बहुत सिंपल सी थ्योरी दी हुई है, ये सब हम लोग अपने डेली लाइफ में इन द किचन और मैक्सिमम टाइम हम लोग इसको जानते हैं और समझते भी हैं। बस आपको मेन टॉपिक इसमें से क्लियर करके चलना है। The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। यानी किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट या उस पॉइंट को जितने पे बॉइलिंग होता है उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर से समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच
ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है उबलना, बॉयल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Boiling is the bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain energy to change into the water vapor state. तो देखिए वही है कि जो पार्टिकल्स हैं उसके ना उसको एनर्जी मिलने लगती है, वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं और फिर ये वाटर वेपोर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, वाष्पीकरण उनका होने लगता है। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, तो वाटर के इस टेम्परेचर को 373 केल्विन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 100 सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 1 केल्विन, और 1 केल्विन में 273 होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन हो जाएगा। यह क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप ये याद रखिएगा, इसको कभी कभी गलत आ जाता है, मतलब बच्चों को थोड़ा मुश्किल में डालने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं भाई कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसमें दिया रहेगा 10 सेंटीग्रेड 10 सेल्सियस ऐसे दिया रहेगा, उसमें 373 केल्विन दिया रहेगा। हम लोग को याद रहता है भाई कि 100 सेंटीग्रेड होता है, तो लो अब उसमें दिया ही नहीं है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस चालाकी से आप लोग बचिएगा, ठीक है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप बता सकते हैं भाई कि लेटेंट हीट क्या होगा वाइपोरेशन का, वाष्पीकरण जब हो रहा होगा, जैसे अभी हम लोग लेटेंट हीट अभी पढ़े हैं ना कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो जैसे ही वो चेंज हो जाता है तो फिर जो लिक्विड स्टेज में आते ही उसके बाद से कुछ 5, 10, 15 सेकंड के लिए उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो उसी तरह से लिक्विड को वेपोरेशन में चेंज होने के लिए जो एनर्जी सेम रहती होगी उस लेटेंट हीट को क्या आप बता सकते हैं, डू इट इन द सेम वे एज हैव डिफाइंड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग जैसे पहले किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपोर एट 373 केल्विन 100 सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग देखेंगे भाई कि जो वाटर वेपोर होता है उसमें मोर एनर्जी होता है उसके कंपेयर में किसके, सॉलिड के। तो ये तो 2 बार हम लोग पढ़ चुके। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि जो ऐसा इसलिए होता है भाई, इसमें भी लेटेंट हीट होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना ये एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट मींस होता है छिपा हुआ एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, और सॉलिड है तो वो वाला हो गया और सॉलिड का लेटेंट हीट हो गया, और अगर ये वाटर में चेंज करके गैस में चेंज हो रहा है तो फिर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाता है। नाम वही है, काम वही है, बस नाम बदल गया, वेपोराइजेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए सॉलिड को अगर आप हीट देते हैं तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देते हैं तो गैसीय स्टेट हो जाएगा, गैसीय स्टेट को आप कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड आइस बन जाता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम लोग ये समझ चुके हैं भाई कि जो टेम्परेचर देने पे किसी भी मैटर का स्टेट जो है चेंज हो सकता है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हम लोग आसपास बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखते हैं जहाँ पर कि ऐसे चीज़ें होती रहती हैं कि सॉलिड कोई लिक्विड में बदल रहा है, कोई लिक्विड कोई गैस में बदल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते रहते हैं। देखिए एक नीचे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कोई पूछा आपसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे केल्विन है, और केल्विन का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। वो 0.15 को कैलकुलेशन में आपको नहीं लेना है, वही यहाँ नीचे बताया गया है, ठीक है। But there are some change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into a liquid state। तो देखिए ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने देखा भाई कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं ना कि जो कि सीधे सॉलिड से गैस बन जाती हैं और गैस से सीधे सॉलिड बन जाती हैं, लिक्विड आने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई ऐसा कौन सी चीजें हैं, जैसे तो पहले दिया है कैम्फर एक्टिविटी। कैम्फर मीन्स होता है आपका कपूर। तो कपूर को जब आप जलाते हैं भाई तो गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में बन जाता है, उसमें कोई वेपोराइजेशन लिक्विड नहीं बनता। या फिर अमोनियम क्लोराइड को आप ले लीजिए, तो इसके लिए भी यही प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि आप इसमें जो है इस तरह से करेंगे तो आपको सीधे गैसियस स्टेट देखने को मिल जाता है। तो भाई देखिए कोई भी जो है चलिए यहाँ देखते हैं, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग सॉलिड लिक्विड कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिए कोई भी एक ऐसा चेंज जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो जाए, यानी कपूर का जो जलना है जो गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बन जाता है, तो सॉलिड से गैस अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। और
डायरेक्ट चेंज टू गैस टू सॉलिड, और गैस से कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। ये दोनों चीज याद रखेंगे हम लोग कि भाई किसी सॉलिड से सीधे गैस बन गया तो सब्लिमेशन, गैस से सीधे सॉलिड बन गया तो डिपोजिशन होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो देखिए प्रेशर की ही बात है सब, तो फिर प्रेशर के बदलने से क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी मैटर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो देखिए वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंसेस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं भाई कि जो अलग अलग स्टेट है ना मैटर के, वो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है ना उनमें अलग अलग प्रकार के डिस्टेंसेस देखने को हमें मिल जाती है। क्योंकि सॉलिड के एकदम पास होते हैं इसलिए वो सॉलिड होता है, लिक्विड के दूर दूर होते हैं इसलिए वो लिक्विड टाइप में होता है, गैस के बहुत दूर होते हैं इसलिए वो गैस फॉर्म में होता है ना। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। तो वही कह रहा है कि क्या होता होगा जब हम किसी गैस को सिलेंडर में डाल के उसके ऊपर से पूरा प्रेशर से इसे नीचे दबाते हुए पिस्टन से लेकर आए तो क्या होता होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या उसके पार्टिकल पास पास आ जाते होंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या आप ये सोचते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है जो क्या कहते हैं प्रेशर है किसी मैटर का जो स्टेट है वो प्रेशर के बढ़ाने घटाने से प्रभावित होता है या चेंज होता है, क्या आप मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। मान लीजिए गैस भर दिया आपने इसमें, ठीक है, गैस यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्नर लगा के आपने बंद कर दिया है। अब बर्नर को जल्दी से हटा के सीधे पिस्टन इसमें लगा देंगे हम लोग, ठीक है। पिस्टन ऐसा रहेगा कि कहीं से भी लीकेज नहीं होगा ऊपर, ठीक है। तो फिर जब इस पिस्टन से आप नीचे दबाएंगे इसको तो देखिए पहले एक्टिविटी में थोड़ा प्रेशर किए तो और पार्टिकल पास आ गए, दूसरे में और ज्यादा प्रेशर दिया आपने तो और ज्यादा पास आ गए, तीसरे में सबसे ज्यादा प्रेशर दे दिया आपने तो बिल्कुल पास पास आ गए। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो हम लोगों ने ये देखा भाई कि प्रेशर करने से, प्रेशर बढ़ाने से या टेम्परेचर में रिड्यूसिंग या मैक्सिमम करने से हमें अलग अलग लिक्विफाई गैसेस हमें देखने को मिल जाती है। क्या आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, CO2, या जो है हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है सिलेंडर में। सॉलिड CO2 गैस gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 degree atmospheric without coming into liquid state। देखिए जो ये CO2 है ना, यह गैस है ना, लेकिन इसी पिस्टन की तरह ही इसको भर के इसको एकदम पास पास ऐसे प्रेशर लगा के भाई इसको सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है। और गैस सोचिए सीधे सॉलिड फॉर्म में होता है, और जैसे ही 1 डिग्री पे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है या लीकेज होता है और सीधे गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। और ऐसे तो यहाँ पास पास है तो सॉलिड हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 डिग्री पे मिलता है, थोड़ा सा भी लीकेज मिलता है तो या फिर गैस में चेंज हो जाता है। तो दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। और यही कारण है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जैसे इस पिस्टन में है, इस वाले में आपके जो भी है उसमें, तो इसको सॉलिड कार्बन कहते हैं, तो इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid और gas। तो देखिए हम लोग ये समझ गए भाई कि जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन करती है किसी भी स्टेट में सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो यहाँ पर एक फिनोमेना दिया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यदि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगी तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो रहा है तो डिपोजिशन कहेंगे, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। उसी तरह यदि कोई गैस है, ठीक है, गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रही है, चाहे लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रही है, तो पहले अगर हम ये समझते हैं कि गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड से भाप बन रहा है, गैस बन रहा है तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का इवेपोरेशन। तो वाष्पीकरण वही हम लोग अभी समझ रहे थे, अब हमको तो पता ही है, रोज ही होता है, घर पे खाना बनता है, इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें हमेशा जरूरत होती है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, किसकी जरूरत, प्रेशर की या फिर हीट की? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी जैसे कैन यू क्यूट सम एग्जाम्पल फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही बहुत सारे लिक्विड जो है वेपोर में चेंज हो रहे हैं। जैसे वाटर व्हेन लेफ्ट
अनकवर्ड। जैसे कोई पानी है, उसको अगर आप ढके नहीं रहेंगे तो वो कभी बलकता हुआ, उबलता हुआ या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पे नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो 2 दिन में 1 दिन में कहाँ जाएगा, उड़ जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। स्लोली चेंज इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है, सूख जाता है ना। उसी तरह से वेट क्लॉथ है, ड्राई अप, जैसे कपड़े गीले होते हैं तो कौन सा उसको आप टेम्परेचर देते हो कि बॉइलिंग होने लगता है ना, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे वो क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है, वेपर हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द एबव 2 एग्जांपल, तो इन दोनों में वाटर कहाँ जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो कभी रेस्ट नहीं लेते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जो भी गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसको ना कोई टेम्परेचर जैसे आप देते हैं ना, उसके पार्टिकल जो है ना अलग अलग अमाउंट के काइनेटिक एनर्जी देने लगते हैं, यानी वो इधर उधर वाइब्रेट करने लगते हैं। इन अ केस ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का मान लीजिए हम लोग केस लेते हैं, तो ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, यानी सरफेस लेवल पे, यानी जैसे कि आप कैसे समझाऊं, एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल में पानी भर लीजिए, तो बीच में जितना उसके प्रेशर रहेगा ना, बीच में, बीच का मतलब डब्बे पे बीच में नहीं, पानी का जो शेप है, जो उसका जितना मतलब चौड़ा वो डब्बा है, उतने चौड़े में बीच में सबसे कम फोर्स रहेगा, और दीवारों पे बॉटल के यानी वाल पे क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स होगा, वही कह रहा है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पे दबाव होता है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इससे क्या होता है कि वो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव होता है, ठीक है, वो दबाव होता है, तो फिर जैसे थोड़ा बहुत भी उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा कहीं से, तो वो क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके टूटने लगते हैं और वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर में। यही होता है जब कपड़े सूखते हैं या फिर कोई पानी बिना ढके हुए रखा रहता है तो, ठीक है। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे कोई भी लिक्विड, अगर किसी भी टेम्परेचर पर बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे कोई भी लिक्विड अगर वेपोर होता है, उसी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यानी a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण होने में प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो देखिए कह रहा 5 ml का आप बीकर में टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसको विंडो के नीचे, फैन के नीचे रख दीजिए। फिर 5 ml का वाटर लीजिए, उसको ओपन करके रख दीजिए विंडो या फिर खिड़की फैन के पास, ठीक है। एक को टेस्ट ट्यूब से ढक के कर दीजिए, दूसरे को खोल के रख दीजिए। फिर 5 ml फिर पानी लीजिए, आप इसको ओपन खुले हुए किसी, ठीक है, रख दीजिए कपबोर्ड अलमारी पे। उसके बाद फिर क्या करिए, आप टेम्परेचर कमरे का जो है रिकॉर्ड कीजिए। फिर उसके बाद टाइम और डेज टेकन टू द इवेपोरेशन प्रोसेस एबव केसेस। तो आप देखेंगे धीरे धीरे फिर इवेपोरेशन उसमें हो रहा है, पानी सूख रहा है, उसमें कहाँ जा रहा है, पानी गायब हो जा रहा है। रिपीट द एबव 3 स्टेप एक्टिविटी ऑन रेनी डे। और बरसात के दिनों में भी आप उसको क्या करिए, इसी तरह का प्रैक्टिकल करिए। तो आपको फिर उसमें ऑब्जर्वेशन अपना रिकॉर्ड कीजिए, तो आप दोनों में अंतर पाएंगे भाई। टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन इस सब पे प्रभावित करते हैं। यानी कि कहाँ रखे हैं आप, सरफेस क्या है उसका पानी का, जमीन पर है तो जल्दी सूखेगा, किसी प्लास्टिक में बर्तन में कहाँ है ये भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है यह भी डिपेंड करता है, जैसे रेनी दिनों में ज़्यादा लेट सूखेगा पानी और गर्मियों में जल्दी सूखेगा। उसी तरह से एरिया, सरफेस एरिया हो गया, विंड वेलोसिटी यानी हवा हमेशा बहती रहती है तो हवा उस पर कितना दबाव डाल रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके इवेपोरेशन के लिए। कपड़े जल्दी सूख जाएंगे यदि हवा भी चल रही है तो, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हुई। तो हम लोग ने देखा भाई वही चीज़ कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है बहुत फास्ट तरीके से। जैसे कि है वी नो दैट इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेनन, इट इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, यदि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज है, बड़ा है, तो इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल, कपड़े आप ड्राइंग कर दीजिए किसी बाहर कहीं उनको लटका दीजिए, तो वहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसका, उस कपड़े का दायरा है वो कितना है, बहुत बड़ा है, पूरा खुले में है, ठीक है, इसलिए वो जल्दी वहाँ पे सूखता है, तो टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो अभी तो सबको पता है कि टेम्परेचर भाई देंगे तो जल्दी सूखेगा, ठीक है, तो वेपर स्टेट में जल्दी चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में डिक्रीजेज यानी जो आर्द्रता है उस समय के मौसम में नमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए तो प्रभावित होता है हमारा इवेपोरेशन। उसी तरह से एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे हवा तेज बहेगी तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत जल्दी फास्ट तरीके से सूख रहा है जिस दिन विंडी डे है, जिस दिन हवा चली है। तो
ये था। नेक्स्ट हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन कैसे फिर कूल कैसे हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन तो गर्म होके होता है किसी भी वाटर का, लिक्विड का, तो फिर वो फिर कूल कैसे होता है। तो इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल्ड। देखिए, जब कोई टेम्परेचर, जैसे पानी है ना, लिक्विड हुआ है, तो वो इवेपोरेशन हो गया तो उसमें उसके टेम्परेचर और पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर है ना, तो फिर वो क्या होंगे कि पास पास आना शुरू होंगे, कूल होंगे। जब कूल होते हैं तो क्या होता है, कूलिंग होने पे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि कूल का मतलब है ठंडा होगा, ठंडा होने का मतलब है वो सॉलिड बनेगा, और आपको तो पता है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण है कि जैसे लिक्विड वेपोर में चेंज होता है, उसके बाद जब वो वेपोर में चेंज हो जाता है उस समय उसकी एनर्जी हीट होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही फिर धीरे धीरे एनर्जी उसकी कम होती है, फिर वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स, उसका जो वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और वो फिर पास पास आने लगते हैं। इस तरह से वो फिर कूलिंग हो जाता है, कूल होकर वो बर्फ भी बन जाता है ना। हम लोगों को लगता है भाई कि वो पत्थर गिर रहे हैं बारिश में, ठीक है, उसी तरह से वो कूल होके बन जाते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ क्यों यूज करते हैं, क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखिए, गर्मियों में हमारे जो बॉडीज में मैकेनिज्म में जो सेंसेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत गर्मी एनर्जी फील होती है, तो इस वजह से जो है ना टेम्परेचर कूल हो जाता है अगर हम हल्के कपड़े पहनते हैं। तो वी नो दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपोर। द हीट एनर्जी equals to the latent heat of the vaporization is absorbed by the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere फॉर इजी इवेपोरेशन। तो देखिए, ये कह रहा है भाई कि जो गर्मियों में हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं, तो उससे जब टेम्परेचर में इवेपोरेशन होता है हमारी बॉडी में, तो पसीने हमको होते हैं, तो फिर जब इवेपोरेशन हो जाता है, तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने सीखा कि इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग होती है, कैसे बर्फ बनता है, तो उसी तरीके से वो पानी की जो पसीने की जो बूंदें हैं ना, वो फिर कूल होना शुरू हो जाती हैं। और कॉटन रहता है तो वो उसमें जो है आसानी से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और आसानी से ही लो भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो आसपास के टेम्परेचर से वो वाटर जो है कूल होना शुरू हो जाता है और हमें ठंडा महसूस होता है, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और ये देखिए, कुछ अलग से नो टू मोर में दिया हुआ है भाई कि जो साइंटिस्ट है ना, वो 5 स्टेट ऑफ मैटर पे उस पर बात कर रहे हैं। कौन कौन से पे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कॉन्स्टेंट। तो देखिए, सबके पे लोग बात कर रहे हैं। प्लाज्मा क्या होता है भाई? प्लाज्मा देखिए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के, इस पार्टिकल्स में जो है आयन होते हैं, आयन मीन्स चार्ज होते हैं, प्लस माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, ये सब भी हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे बहुत अच्छे से। ये थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, इसे आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जा रहा है इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट यू हैव लर्न, तो आपने क्या लर्न किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट टाइप में हम लोग पढ़े हैं, बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे ना, उतने से ही आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो डोंट वरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग एक ऐसे कॉपी में बनाइएगा जिसको जो कि आप लोग डेली देखो एक बार। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग इसको याद कर पाओगे बड़े आसानी से। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ये जो लेसन के लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं ना, इसको कोई कलरफुल आप लोग मार्कर लेके या फिर कोई कलरफुल तरीके से खूब अच्छे से कॉपी के बीच बीच में अपने जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर जो भी आपके नोट्स हैं, उसमें जो है ना लाइन से अलग अलग कलर से आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना, आप लोग जितनी बार उसको देखेंगे उतनी बार बोरिंग नहीं होंगी, और ऊपर से दूसरी बात ये भाई कि आप लोग उसको जितनी बार देखेंगे तो जब बोर नहीं होंगी, बार बार उसको देखेंगी और अच्छा से लिखा रहेगा, तो आप लोगों को फिर वो बिना लर्न करने किए ही वो याद हो जाएगा, यानी आपको अलग से उसको लर्न करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने वाले फ्यूचर में जितने भी क्लास की स्टडीज हैं उसमें बहुत काम आने वाला है। जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स है उस सब में आप बाद में जाके फिर से ये सब करो, फिर से पढ़ो, तैयारी करो, इससे अच्छा है अभी से ही आप लोग इसको ठीक से करते रहो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कैसा लगे वीडियो बताइएगा हमें। थैंक यू।